यस, आइए शुरुआत करते हैं अपनी बुक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और कैश फ्लो एनालिसिस। चैप्टर लाइफ टाइम वैलिडिटी का है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर लाइफ टाइम वैलिडिटी का है। ये चैप्टर 12th क्लास में आता है, बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है, बीकॉम फाइनल ईयर में आता है। आ, इसके बाद आप मास्टर्स करते हैं तो एमबीए और एमकॉम में चैप्टर की पूरी पूरी रेलेवेंसी है, यानी वहां पर भी आता है। उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं जो कि सिलेबस में कैश फ्लो पक्का पक्का होगा, प्राइवेट जॉब्स के लिए अगर कोई इंटरव्यू या एग्जाम्स देते हैं और उसमें अगर आप कॉमर्स की पोस्ट है, कोई अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, तो वहां पर भी कैश फ्लो एनालिसिस और रेशो, दो चैप्टर ऐसे हैं जो साथ निभाना साथिया की तरह आपका साथ हमेशा निभाते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो चैप्टर पर कमांड बनाइएगा। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल आपकी 12th क्लास, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर कुछ भी कोविड की भेंट चढ़ गए हों, मींस स्टडीज ना की हो। इट माइट बी पॉसिबल हमने बिना स्टडीज के मूव कर रहे हो अगले क्लासेस में प्रमोशन के थ्रू, बट आज हम जीरो से पढ़ेंगे। मुझे मतलब नहीं है आपने पहले कभी कैश फ्लो को पढ़ा या नहीं पढ़ा, सिलेबस में था, पढ़ा था, वॉश आउट हो गया तो भी कोई नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 12th 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, इट डजंट मैटर। हम जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैश फ्लो एनालिसिस। लिखना शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, फ्लो बना करके रखेंगे। मैं थोड़ा एक्सेलेटर पे पाँव रखूंगा, मींस स्पीड बूस्ट अप करूंगा, बट आज नहीं कल से स्पीड बूस्ट अप। आज तो हम स्लोली स्लोली क्लासेस, ये क्लास एप्लीकेशन पर भी जाएगी और आज वाली क्लास तो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन भी रखूंगा, तो वो आपको बस लिंक आ जाएगा। शुरुआत करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। लिखना शुरू कर। बुक्स की रिक्वायरमेंट आज और कल की, तो बुक्स प्लीज साइड हटा दें। हम केवल नोट्स बना रहे हैं। मैं नोट्स दे, ये जो रिसेप्शन आपकी मदद कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन मैं नोट्स लिखवाना प्रेफर करता हूं, बिकॉज नोट्स लिखवाते वक्त हमारा माइंड और हाथ दोनों वर्कआउट करेंगे, तो थोड़ा सा माइंड में अच्छे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और डाउनलोड दोनों होगा। करें स्टार्ट? ठीक है, गेट्स क्लोज कर दीजिएगा। कैश फ्लो एनालिसिस, हिंदी मीडियम बच्चे, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड यहां पर अप्लाई होता है। रिवाइज्ड बोले तो पुराना AS3 था, उसको बाद में अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, बना AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर में कैश का फ्लो होगा। कैश का फ्लो दो तरीके का हो सकता है बच्चों, इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर पैसा आए तो इनफ्लो, अगर पैसा आए तो इनफ्लो। मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, और पैसा जाए तो आउटफ्लो, मैंने माइनस के साइन से इसको डिनोट किया। पैसा आए तो इनफ्लो, जाए तो आउटफ्लो, वेरी सिंपल। पढ़ने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला इनडायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा है। विनर की इस इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो में सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सा मेथड पूछा जाता है? इनडायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फाइन। चैप्टर को स्टार्ट करने से आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की। हम डिटेल में बात करेंगे आज करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो पढ़ाएंगे डायरेक्ट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी नहीं, है ना, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, चाहे आपने पहले कभी कुछ पढ़ा हो या नहीं। अदरवाइज
थोड़ी देर बाद अपन दोनों के बीच में क्लैशिंग हो जाएगी, लड़ाइयां हो जाएंगी। सर कैश और बैंक तो करंट असेट्स होते हैं, मैं कहूंगा नहीं होते। कैश और बैंक को मैं करंट असेट नहीं मानूंगा। कई चीजों पे हम लोगों के बीच में फाइटिंग हो सकती है, तो पहले मैं क्लैरिफिकेशंस कर देता हूं कि क्या करंट असेट्स है, क्या करंट लायबिलिटीज है और क्या करंट असेट करंट लायबिलिटीज नहीं है। थोड़ा सा एक बेसिक पर लेकर चलेंगे, उसके बाद हम डेप्थ में जरूर गोते लगाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। मैंने लिस्ट बनाई, करंट असेट्स चालू संपत्तियां, करंट असेट्स चालू संपत्तियां। अगर बात करंट असेट्स की करें तो जनरली बच्चे 3 करंट असेट्स बोलते हैं, कैश, डेटर्स और स्टॉक। जनरली 3, बट इन रियल दे आर 8 होती हैं। करंट असेट्स कितनी होती है? 8। करंट असेट्स रियल में 8 होती है। मैं 8 के नाम लिखूंगा, लेकिन 8 में से 3 को यहां से हटाकर 5 को यहां पे रखा। सर क्या चाहते हो? आज देखते हैं मैं क्या क्या चाहता हूं। करंट असेट्स नंबर 1 मैं लिखा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक। नंबर 2 स्टॉक के बाद नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, अब इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ट्रेड रिसीवेबल में बच्चों 2 चीजें आती हैं, डेटर्स और बीआर, बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स एंड बीआर, बीआर बोले तो बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बीआर, बीआर बोले तो बिल्स रिसीवेबल। थर्ड वन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लियर भी करता जाता हूं एक ही साथ सबको, हाथों हाथ। इन्वेंट्री विच इज अवेलेबल फॉर सेल, दुकान में वो सारा माल जो कि बेचने के लिए रखा गया है, वो सारा क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। क्या ये मार्कर यहां पर इन्वेंट्री है? जी नहीं, दिस इज नॉट इन्वेंट्री बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल। ये बिकाऊ नहीं है, तो ये इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा। फिर ये क्या है, कोई बता पाएगा क्लास में ये क्या मार्कर को किस कैटेगरी में रखेंगे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में? assets, which type of assets? tangible, intangible, tangible तो चलो कोई भी बता देगा कि intangible नहीं है, दिख रहा है ना सर। और कोई ये assets किस टाइप? फिक्स assets, करंट assets? करंट तो नहीं है, मैंने मना कर दिया, इन्वेंट्री है ही नहीं। फिक्स asset भी नहीं है, इट इज कंज्यूमेबल्स। क्या ये? कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल वो चीजें जिन्हें हम यूज में लेंगे और थोड़े टाइम में फेंक दिया जाएगा, खराब हुआ और फेंको, यूज एंड थ्रो। कंज्यूमेबल्स। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी इंक की डिब्बी, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो जो इंक की डिब्बी है, मार्कर है, वो सब कंज्यूमेबल्स हैं। एक डॉक्टर के लिए उसकी सीजर, उसके ग्लव्स, ना करंट असेट्स है ना फिक्स असेट्स है, कंज्यूमेबल्स है, यूज एंड थ्रो। आइए नॉलेज के लिए बताया, बस चलते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रेड इन रिसीवेबल्स, जिनसे कंपनी को पैसे की रिकवरी करनी है, वो रिसीवेबल्स है, चाहे वो बीआर हो चाहे वो डेटर्स हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया अप टू अ ईयर, अप टू अ ईयर, 1 साल तक के लिए, 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल तक इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी खरीद लिए, किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, कहीं भी पैसा लगा दिया, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट अप टू अ ईयर कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। 1 साल तक के लिए किया है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। 1 साल से बड़ा होता ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर बोला जाए इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म मानेंगे या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया जाता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये सब। आइए फोर्थ वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, वो सभी खर्चे जिन्हें एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है वो प्रीपेड होते हैं। पर ये सर प्रीपेड तो है, बट ये करंट असेट कैसे है, ये बताइए। प्रीपेड करंट असेट है कैसे? आइए पहले तो ये प्रूव करता हूं प्रीपेड असेट है, फिर बताऊंगा ये करंट असेट है। असेट क्या होती है? जिन पर हमारा अधिकार हो, जहां पर हमारा राइट क्रिएट हो जाए, वो सारी असेट। मैं अगर बात करूं, ये मार्कर मेरी असेट है, आपके हाथ में जो पेन है वो आपकी असेट है, जो आपके हाथ में नोटबुक है वो आपकी असेट है।
प्रीपेड भी हमारी एक असेट होता है। कैसे, बात करते हैं। पेमेंट इन एडवांस, किसी को पैसा एडवांस में दे दिया, जैसे ही पैसा एडवांस में देता है हमारा एक अधिकार क्रिएट हो जाता है, राइट क्रिएट हो जाता है उस चीज को यूज में लेने का। सर एग्जांपल दो ना। वेरी सिंपल, ट्यूशन फीस। आप ट्यूशन फीस प्रीपेड करते हैं, जैसे ही पेमेंट कर दिया आपका राइट क्रिएट हो जाता है क्लास लेने का। आपको कोई रोक नहीं सकता और मैं कह नहीं सकता कि मैं क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे दिए आपने, आपका राइट है। अनदर एग्जांपल, मूवी की टिकट्स एडवांस बुकिंग कराते हैं, एडवांस बुकिंग कराते ही आपका राइट क्रिएट हो जाता है। किस पर? हमेशा के लिए सीट पर, हमेशा के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, टेम्परेरी। कितना टाइम के लिए? 3 घंटे। इन अ पर्टिकुलर और अ पर्टिकुलर शो, एक पर्टिकुलर में पर्टिकुलर आवर्स के लिए आपका राइट 3 घंटे के लिए। भाई बैठे मिलेंगे सर, आप हक से उठाएंगे उन्हें, भाई साहब टिकट दिखाओ, चला के कहां पीछे बैठे हो, क्योंकि आपका अधिकार है, राइट नहीं हुआ। सेम फॉर द रेलवे रिजर्वेशन। फ्लाइट में तो हमारी सीट पे कोई बैठा नहीं मिलता जनरली, कोई विंडो सीट, पहली बार फ्लाइट में बैठा हो तो विंडो सीट का बात अलग है ना, लेकिन रेलवे में हमेशा होगा आपकी सीट पे कोई और बैठा पक्का हमेशा। अगर आप रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो पर्टिकुलर ट्रेन की, पर्टिकुलर बोगी की, पर्टिकुलर सीट पर, पर्टिकुलर स्टेशन से पर्टिकुलर स्टेशन तक आपका राइट है। वहां पे एक बाबा सो रहा होगा, बाबा बूढ़ा हो, चल राइट, आप अधिकार है, आपका असेट है या नहीं। और असेट, मैंने करंट असेट क्यों बोला, इस क्या आपका अधिकार वहां 1 साल से ज्यादा है? जी नहीं। अगर हम मूवी ट्रेन में बात करें तो कुछ घंटे, जितने घंटे का आपका ट्रेवल है। मूवी में बात करें तो मैक्सिमम 3 आवर्स। में बात करें तो 6 महीने मैक्सिमम, 1 साल हद मार के, नॉट मोर देन अ ईयर। तो 1 साल से ज्यादा आपका राइट है ही नहीं, तो ये सब करंट असेट्स में काउंट होंगे। सिंपल सी बात, पेमेंट इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट किया है, हमारा अधिकार क्रिएट हो गया, तो करंट असेट। क्लियर? नाउ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वैसे 12th क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज है, बट मुझे एक्सप्लेन अभी करनी पड़ती है। 12th किसने पढ़ी? अक्रूड इनकम, इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। हम अभी भी सामने वाले से पैसा मांगते हैं। सर कैसे? एग्जांपल दे दो। वेरी सिंपल, मैं मान लीजिए सुबोध कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 1 महीना पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अपना मन खत्म, अपन नहीं पढ़ाएंगे। तनख्वाह, सैलरी के लिए मैं उनका गिड़गिड़ाऊंगा या हक से मांगूंगा? हक से मांगेंगे, और जहां हक होता है वहां राइट होता है, और जहां राइट होता है वो अपनी असेट होती है, उनसे कहेंगे हमारी असेट है भैया तुम्हारे पास, पैसा दो। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हक से मांगेंगे क्योंकि हमारा राइट है। क्लियर है? क्या सारी चीजें पता होना चाहिए। सर यहां पे हम मिस कर रहे हैं किसको? बताइए कौन सी करंट आप मिस कर रहे हैं? लाउडली बोला पर धीरे से, खुद पर विश्वास ना होना। कोई बात नहीं, गलत बोल दो, क्या फर्क है, क्लास में बेइज्जती होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 3 असेट्स मेरे सामने आ गई हैं। जी हाँ, मैंने कहा था टोटल 8 करंट असेट्स होती हैं, 5 बोर्ड पर है, 3 अभी बोर्ड पर नहीं है, क्योंकि इन तीनों को इन्होंने अपनी फैमिली से इस चैप्टर में बाहर निकाल दिया है। इस चैप्टर में केवल 5 ही करंट असेट मानी जाती है, 3 के लिए एक अलग से नई कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी का नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नगद और नगद के समानांतर चीजें। नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश और बैंक मुझे समझाने की नीड नहीं है, नोट करें प्लीज। कैश और बैंक मुझे समझाने की नीड नहीं है। व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज? मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैश तो समझाने की नीड है ही नहीं। मार्केटेबल, मैं चाहूं तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर आधा घंटा बोल सकता हूं, बट हमारे पास समय नहीं है, हम बड़ी क्लासेस में, अगर 12th क्लास में होते तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता।
बट यहां पर सिंपल बोलूंगा एटीएम और पेटीएम। एटीएम और, जरा सोचिए, एटीएम बोले तो प्लास्टिक मनी, पेटीएम बोले तो डिजिटल। हम दोनों चीजें काम में लेते हैं आजकल। आजकल हार्ड कैश काम में कौन लेता है? कोई नहीं लेता जनरली। एटीएम और पेटीएम, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी, क्या कैश के इक्विवेलेंट है? क्या मार्केट में सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है इन दोनों को? करते हैं ना? तो कैश के इक्विवेलेंट हो गया एटीएम और पेटीएम, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी, दोनों की दोनों कैश के इक्विवेलेंट्स हैं। तो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हम इन्हें क्लासिफाई, कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्लासिफाई कर लेंगे। अगर हम कहना चाहें करंट एसेट्स टोटल आर को वहीं छोड़ा तो अलग से क्लासिफाई किया गया। पूछिए बिटकॉइंस किस में आएगा? बिटकॉइंस आएगा आपका, अगर आपने बिटकॉइन से पैसा लगाया इट इज इन्वेस्टमेंट और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, करंट असेट है ही नहीं। एक मिनट, इंडिया में चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं कैश फ्लो में उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। पहली बात तो अगर बिटकॉइंस में ज्यादा स्टडी करनी है यूट्यूब पे सुनो, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा सब बिटकॉइन को कहां लेंगे? बिटकॉइन ना तो मेरी करंट असेट है ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तब होता मुझे बिटकॉइन दे, फीस के बदले में मैं एक्सेप्ट कर लूं। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना। आप फीस की जगह बिटकॉइन लेके जाओगे, मैं लूंगा क्या? नहीं ले सकता मैं, सॉरी। बिटकॉइन एक करेंसी एक्सेप्टेबल तो नहीं है ना, करेंसी तो नहीं माना ना इंडिया ने उसको, कैसे ले पाएंगे, है ना। तो बिटकॉइंस कहाँ जाएंगे? आपने इन्वेस्ट किए हुए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे। जाऊंगा इसको आगे। बिटकॉइंस यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी कहूँ तो फेक करेंसी है, उसके बदले में किसी के पास कोई पैसा रखा हुआ नहीं है तो उसको इंडिया एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? भाई मैं नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जितना भी पैसा मार्केट में आज की डेट में इशू है उतने वैल्यू की एसेट्स गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और बिटकॉइन एक फेक करेंसी, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू की एसेट्स किसी भी कंट्री के पास नहीं है। कुछ इंडिया में सट्टा चलाना इतना आसान है क्या? इंडिया सटोरियो का देश है और जयपुर नंबर 1 है उसमें, ठीक है, और हमारी गली ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बी फुल अबाउट इट एंड क्लास पे मैं इसको नहीं करना चाहता, है ना। चलिए किसी का फाइन क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब दे दूंगा अकॉर्डिंगली। लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज भी 8 होती थी, अभी 4 आएंगी और 4 कहीं और, देखते हैं। नंबर 1 ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल का आना। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी, जिन्हें पेमेंट करना है। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए लेकिन उनका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल आ गया, ड्यू हुआ है, पेमेंट अभी तक नहीं किया, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। स्टाफ की सैलरी हर महीने 10 तारीख को देते हैं हम, आज 13 तारीख हो गई है, अभी तक नहीं दी, आउटस्टैंडिंग चल रही है ना। ऐसे बहुत सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, समझाने की जरूरत शायद पूछे। एक्सपेंसेस। देन थर्ड एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न। अजी पैसा आ गया लेकिन अभी तक आपने उसके लिए काम नहीं किया, मेहनत नहीं करी, केवल एडवांस में पैसा आया है। एडवांस में पैसा आते ही आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है सामने वाले को गुड्स और सर्विसेज देने की। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने मुझे फीस दी, आपके लिए प्रीपेड है, आपके लिए प्रीपेड है ना, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन अभी तो पढ़ा तो है ही नहीं, लेकिन मेरे लिए एडवांस इनकम हो गई, मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने फीस तो ले ली लेकिन अभी तो पढ़ाया तो है ही नहीं, मेरी लायबिलिटी बनती है, आपकी असेट है। अपन दोनों काम करेंगे और अपना काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो एडवांस इनकम वाले के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इसीलिए तो हम सामने वाले को टोकन मनी देते हैं हर चीज की,
सब एडवांस ले लो, साई ले लो। साई देना क्यों? तो सामने वाले की लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, भैया तेरे को काम करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? फाइन। फोर्थ वन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। वैसे बैड एंड डाउटफुल डेट बोलते हैं, मैं बैड डेब्ट ही लिख देता हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, 4 करंट लायबिलिटीज पर आ रही हैं। वैसे 8 होती है, बाकी को अलग क्लासिफाई किया, अभी देख लेते हैं। मैंने एक हेडिंग बनाई, बैंक लोन। मैंने एक हेडिंग बनाई बैंक लोन। बैंक लोन में मैं 3 लिखता हूं, लोन, बैंक ओडी, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, और एक शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, ये कैश क्रेडिट क्या वाला है? बाकी तो सब जानते हो आप। बैंक ओडी समझा नहीं क्या? बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेना, पैसे जमा है 60,000, निकाल लिए 70,000, वो तो ऐसे भी निकलते हैं क्या? हाँ निकलते हैं। तो एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेना, ओवरड्राफ्ट हो गया। ये कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट एक एग्जांपल ले लेता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ही की क्लास में से एक स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद क्लास से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते अपनी एक्टिवा पे पहुंचे, एक्टिवा पंचर मिली, जेब में पैसे लाए नहीं, नहीं लाते कई बार बच्चे, या घर भूल गए अपना वॉलेट, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? मेरे पास आए, सर एक्टिवा पंचर हो गई है, पैसे दे दीजिए। मैंने कितने लगेंगे? बोले 50 रुपीज। मैंने कहा 100 रुपीज रखो, क्या पता पंचर डबल निकल जाए तो, या कभी कोई और जरूरत पड़ जाए तो। मैंने 100 रुपीज दिए, स्टूडेंट मुझे 1-2 दिन वापस लौटा देगा, इशू वाली बात नहीं है। जो मैंने 100 रुपीज दिए, क्या इसे बैंक लोन बोलोगे या लोन बोलोगे? नहीं, इसे क्या बोला जाएगा? कैश क्रेडिट बोला जाएगा। आप अपने फ्रेंड को कभी कभी कभार उधार पैसे दे देते हो, उधार क्रेडिट पे पैसे दे देते हो, वो जो पैसे आप दे रहे हो कैश क्रेडिट में काउंट होते हैं। सिंपल, ठीक है ना? डन। और कोई टाइम टर्म रह रही है? एक नोट रह रहा है, वो डाल देता हूं मैं। ये नोट कर रहे हैं ना आप सभी लोग? एक नोट, 2 चीजें थी जो पहले करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई होती थी, अब बाहर दिया गया है। आइए उन दोनों पे भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड proposed dividend, provision for tax and proposed dividend, इन दोनों को आधी दुनिया करंट लायबिलिटी मानती है, आधी दुनिया करंट लायबिलिटी नहीं मानती है। हमारा रेशो का चैप्टर, रेशो है हमारे सिलेबस में, हमारा रेशो का चैप्टर इन्हें करंट लायबिलिटी मानता है, पर कैश फ्लो का चैप्टर इन्हें करंट लायबिलिटी नहीं मानता। सर ऐसा क्यों? देखिए, करंट लायबिलिटी के लिए टाइम लिमिट होती है 1 साल। अब कई लोग कहते हैं टैक्स आज ड्यू है, 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाएगा, डिविडेंड आज ड्यू है, 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन दूसरी ओपिनियन यही है, एक के अंदर ये साल खत्म हो जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या टैक्स और डिविडेंड इस जिस साल अनाउंस होता है उसी साल पे होते हैं, अगले साल पे होते हैं? अगले साल पे होते हैं। टैक्स इस साल का अगले साल पे होता है, डिविडेंड इस साल का अगले साल पे होता है, तो फिर 1 साल से ज्यादा हो गया अगर दूसरी ओपिनियन देखें तो। वैसे देखिए विद इन अ ईयर, जिस दिन ड्यू है उससे पेमेंट का दिन 1 साल के अंदर अंदर है, लेकिन साल चेंज होने के कारण नेक्स्ट ईयर। तो 2 ओपिनियन है, 1 साल या 1 साल के बाद। कुछ लोग कहते हैं करंट लायबिलिटी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कैश फ्लो में नहीं है, रेशो में है। तो कैश फ्लो में मैं साफ साफ बोलूंगा, नॉट करंट लायबिलिटी इन CFS। व्हाट इज CFS? कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्हें करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? जी नहीं,
मैंने पहले ही कहा क्लास स्टार्ट होते ही कि हम पढ़ाएंगे जीरो से। मुझे मतलब नहीं है आपने 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर एमकॉम एमबीए का कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं। मैं तो अपने जनरल बेस पर लेकर के चल रहा हूँ, ये मान करके कि हम सब निरक्षर हैं जरा। ठीक है, मुझे बोर्ड से सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। कुछ नोट कर रहे हैं तो बोले, अदरवाइज मैं क्लियर कर देता हूँ। कर दूं? कोई नहीं लिख रहा, फाइन। ठीक है, अब हम चल रहे हैं चैप्टर के अंदर गोते लगाने। मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा और हद से गुजर जाऊंगा। हमें ध्यान रखना लिमिट्स क्रॉस करनी है, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं करते तब तक मजा नहीं आता है। तो आइए आज करते हैं अपन लिमिट्स क्रॉस धीरे धीरे, है ना। आइए, यहाँ पर तीन तरह की एक्टिविटीज होती है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आपने कभी किसी टीचर जी से पढ़ा हुआ है तो मैं उससे तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा दे करके जाऊंगा जो कोई टीचर नहीं पढ़ाता है ना। आइए सुनते हैं बेसिक वाली बातें। यहाँ पर तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कंसेप्चुअली भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। बस छुट्टी नहीं मारना, दिन में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ऑफलाइन क्लासेस में जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इन क्लासेस को, वो ऑनलाइन 2 बार पढ़ लीजिएगा नोट्स वाले एरिया को। ये नोट्स है मैं जो लिखवा रहा हूँ, चलने दो। चलिए, एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस का कैश का फ्लो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो। वो नहीं चाहता कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उलझे। ऐसा क्या है इन एक्टिविटीज में और ऑपरेटिंग से ऐसा क्या माल मसाला मटेरियल बेनिफिट मिलने वाला है कि वो चाहता है कि उसका पैसा कहां लगे, ऑपरेटिंग में लगे और ऑपरेटिंग से निकले। ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब मोह माया है। चाहता है ऑपरेटिंग में पैसे का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। क्या है ऑपरेटिंग में, आइए पहले लिख हल्का सा। नंबर 1 की जगह मैं ए कर देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा 2-3 लाइन गैप छोड़ा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2-3 लाइन गैप। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइन। करें शुरू। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डे टू डे वर्क की एक्टिविटीज आती हैं, यानी रोजमर्रा के काम, जो कि मैं कंपलसरी बोल सकता हूं। कंपलसरी टास्क होते हैं, सारे के सारे करना जरूरी है। इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, करना ही करने पड़ेंगे, इनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। देखिए क्या होता है इन्वेस्टिंग में, लिखते जाएं प्लीज। रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स होता है सब कुछ, रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स होता है, लिख लीजिए प्लीज। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स और इन्वेस्ट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स और इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी related to fixed liabilities, related to fixed liabilities, इसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स,
लोन, बिटकॉइन नहीं, सॉरी, एटसेट्रा आएंगे। बिटकॉइंस तो इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ गया वो सब। ये इस पूरे के ऊपर एक थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। मैंने एक लाइन बोली अभी थोड़ी देर पहले, एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका सारा का सारा कंसंट्रेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे रहे, डे टू डे वर्क पे रहे, वो फिक्स असेट्स और फिक्स लायबिलिटी में भिड़ना नहीं चाहता। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक शूज का शोरूम बोले तो लिबर्टी, और एक कानपुर जूता सेल, नाम तो सुना ही होगा, सुना है क्या? नहीं सुना? थोड़ा रोड के साढ़े चारों तरफ भी देखा करो। जिन्होंने सुना है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सुना आज सुन लेते हैं। लिबर्टी का शोरूम एक्सक्लूसिव शोरूम लिखा होता है ना, देखे होंगे आपने, है ना? ठीक है, देखें क्या, है ना? नहीं देखे हो तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेना। हम कहाँ पर है? एक जीटी पे काना के बगल में है, क्रस्ट के बगल में, है ना? चलिए छोड़िए, अपने को क्या लेन देना। सेल कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता, है ना? कहीं भी मिल जाती है। व्हाट इज दिस, आइए एक्सप्लेन करते हैं। दोनों का काम शूज बेचना है। कानपुर जूता सेल रोड के किनारे किसी भी खाली प्लॉट में लगाया टेंट, बिना लाइट के, बिना फर्नीचर के, बिना लैंड एंड बिल्डिंग के, बिना मशीनरी के अपना टेंट लगाया और सेल लगा के शुरू। लिबर्टी वालों के पास सब कुछ है, आप जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का कोर वर्क शूज बेचना है। क्लियर है? अब देखिए दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं। दोनों का डे टू डे एक्टिविटी बिल्कुल सेम है। शूज के साथ में स्लीपर्स, सैंडल्स, बैलीज, बेल्ट एंड वॉलेट्स भी रखते हैं साथ में दोनों। ठीक है, एक जैसे एक ही कैटेगरी का काम हो गया ना। दोनों या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज, पैसे की करते हैं। ये दोनों का कोर वर्क है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल सेम है, शूज खरीदना या बनाना, उसको बेचना और पैसे की, ये मेन काम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो देखते हैं कानपुर जूता सेल वालों के पास क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग किसी और की खाली जमीन, अपने पास नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी के नाम पर इनके पास कंप्यूटर, बिलिंग के लिए कंप्यूटर है क्या? यस, नो? नो। सीसीटीवी? नो। एसी वगैरह नहीं है। कोई चाय कॉफी की मशीन नहीं है। लाइट्स वगैरह, लाइट फैन वगैरह, कूलर नहीं है। कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही कहां से आएगा? कुछ भी नहीं है इनके। ठीक है, चलिए फर्नीचर के नाम पर क्या फर्नीचर शोकेस वगैरह होंगे इनके पास? नहीं, इनके पास ऐसा कुछ भी। लिबर्टी वालों के पास सब कुछ है, समझाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसिंग में चलते हैं। लिबर्टी वालों के शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन सब है। इनको कोई लोन देने वाला, और शेयर्स तो कहां से इश्यू होंगे इनके? ठीक है, यानी कानपुर जूता सेल वाले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई काम नहीं करते हैं, ऑपरेटिंग पूरा सेम करते हैं लिबर्टी के साथ। लिबर्टी वाले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों में काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मस्ट है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बिजनेस चलाने के लिए नहीं, बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए। बिजनेस का अगर आपको लेवल इंक्रीज करना है तो यू हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन बिजनेस का अगर लेवल आपको मेंटेन, बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं यस्टरडे की एक क्लास में भी कह रहा था आप लोगों को कि बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं कि बिजनेस बड़ा ही खोलो, बिजनेस छोटा भी होता है कि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी चालू करो। काहे जाते हो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में? रेस्टोरेंट खोलना है तो जरूरी है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर पे जाओ? ठेला भी तो एक रेस्टोरेंट होता है, चलता फिरता। वो क्या करता है? ठेले वाला और रेस्टोरेंट वाले में डिफरेंस क्या है? भीड़ किसके लगती है बोलो? स्ट्रीट फूड वाले की ज्यादा भीड़ लगती है, और रेस्टोरेंट वाला तो कुछ नहीं कमाता। रेस्टोरेंट वाला तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसकी किचन, उसके शेफ्स, उसका प्लांट एंड मशीन, उसका लैंड एंड बिल्डिंग, उसका रेंट, उसकी सैलरीज, उसका एडवर्टीजमेंट बर्बाद हो जाता है। ठेले वाला कुछ नहीं, केवल पुलिस वालों को सुबह शाम एक खिला देगा, खत्म। सेम कानपुर जूता सेल वाला भी यही करता है। भीड़ किसके लगती है? कानपुर जूता सेल की लगती है। लिबर्टी में कुछ भीड़ नहीं होती, वो बड़ी कंपनी है, अपने
उनका काम करने का तरीका अलग है। अनदर एग्जांपल चेंज करता हूँ। हमारे कोचिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर हम लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर्स भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी है, एक्टिविटी में डील करते हैं। फाइनेंसिंग बात करें, हमारे शेयर्स वेंचर बॉन्ड्स तो नहीं है, लेकिन हम लोन लिया हुआ है, होगा हमने शायद तक लिया होगा, नहीं लिया होगा लोन, शायद लिया होगा, और नहीं लिया तो मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मिल सकता है बिल्कुल। यानी हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों में डील करते हैं। हमारा ही एक कोचिंग और है जो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी करता है। लालसोट में हमारी कोचिंग है, पाटनी मैथ्स क्लासेस के नाम से, हमारी कोचिंग खुद की। वहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं बीएससी के बच्चों को मेनली, और 11 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स ओनली। वो मेरी सिस्टर चलाती, वहाँ केवल हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैनेज की हुई है। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, केवल छत पे ओपन लैंड बिल्डिंग नहीं है हमारे पास कुछ भी। फर्नीचर के नाम पे कुछ भी नहीं है, दरी पट्टी बिछा रखी है, एक बोर्ड अभी लाए हैं, पहले 2-3 साल से तो बोर्ड भी नहीं था, कॉपी में पढ़ा रहे थे डायरेक्टली। फर्नीचर के नाम पे कुछ नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई शेयर्स नहीं है, कोई डिबेंचर नहीं है, कोई बॉन्ड्स नहीं है, कोई लोन नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी टर्नओवर अच्छा खासा है, साल का 10 लाख रुपए आसानी से घुमा देते हैं। तो बेवकूफ है आपके कजन जो और जाके 8 लाख कमा रहे हैं। समझ में आई बात? सर कैसी बातें करते हो? हाँ, वो ठेले वाला, जिस ठेले वाले की बात में थोड़ी देर पहले कर रहा था, उसकी डेली की इनकम 5,000 रुपए, इनकम बोल रहा हूँ, सेल नहीं, ध्यान रखना, डेली की इनकम 5,000। जो आप चाय की थड़ी देखते हो, जो बीड़ी गुटखा सिगरेट और चाय बेच रहा है, उसकी डेली की इनकम 2,000 रुपए मिनिमम है। इनकम बोल रहा हूँ, सेल नहीं। 2,000 इंटू 30, महीने की सैलरी बोलो 60,000 कमा लो तुम लोग। कैसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नो इन्वेस्टिंग नो फाइनेंसिंग। ये जो सोचते हैं बिजनेस को बड़े लेवल पे शुरू करेंगे, वो मारे जाते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चक्कर में, क्योंकि कुछ महीने बाद ना तो दुकान का रेंट निकल पाता है, ना ही स्टाफ की सैलरीज, और बिजनेस के ताले लगाने पड़ते हैं। कारण बिजनेस को रूट से शुरू नहीं किया। अगर आप छोटे लेवल से बिजनेस को शुरू करोगे तो आप सीख जाओगे हाउ टू मैनेज इट। मैं खुद की बात करूं तो इस साल में मार्च से लेकर नवंबर तक मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मेरा महीने का 3 लाख रुपया खर्चा फिक्स है, वो तो होता ही होता है, कुछ भी कर लो इस इंस्टीट्यूट में। फिक्स है मतलब फिक्स कॉस्ट है मेरी, और मैंने भी तो मैनेज किया होगा, क्योंकि मैंने रूट से उस लेवल जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ना लैंड बिल्डिंग थी, ना प्लांट मशीन, ना फर्नीचर। एक दिन था ऐसा 2000, धीरे 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 इंप्रूव करते हैं। आज हमें पता है चीजों को कैसे गोल घुमाना है, घुमा लेते हैं हम, है ना। चलिए छोड़िए, तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा, कभी भी अगर आप बिजनेस में कूदते जी से बड़ी वाली रकम लेकर के बिजनेस को शुरू ना करें, अदरवाइज ताले लगेंगे। जितनी धूम धड़ाके से खोलोगे उतनी धूम धड़ाके से बंद भी करते हुए चले जाओगे। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी दुकानें बंद होती हुई देखी होंगी। रीजन, वो लोग वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करते हैं। जो पैसा आया लगा दिया सारा बिजनेस, पीछे कुछ नहीं, बोले कमाएंगे उसी से लगाएंगे। भाई साहब अगले 6 महीने कुछ नहीं कमाओगे, लगाना है, बताओ कहां से लगाओगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आते हैं वापस पॉइंट्स पर आएंगे, है ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? ऑपरेटिंग में काम करे। मैं टॉपिक पर आऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? आपके लिए नोट्स बनाना, आपको पढ़ाना, आपका रिवीजन करवाना, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा के जो 36 वाला है उसके 37 लाना, जो 90 वाला है उसके 99 लाना, जो 99 लाना है उसको 100 में कन्वर्ट कराना। ये हमारा काम है। संडे की टेस्ट लेना, संडे की कॉपी चेक करना, और आपसे फीस वसूल करना, ये हमारा काम है। मैं चाहता हूं, मैं इसमें उलझा रहा हूं, जो काम मैंने आपको बताया। मैं नहीं चाहता मैं फर्नीचर खरीदूं, मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदूं, मैं कैमरा खरीदूं, मैं रिकॉर्डिंग्स करूं। मैं नहीं चाहता मैं ले शेयर्स में जाऊं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, क्योंकि मेरा कोर काम, मेरे पैसे कमाने वाली जगह तो यही है, क्योंकि इस पे जितना खर्च करूंगा उसका मल्टीपल में कमाऊंगा। यहाँ पे केवल खर्चा होता है, कमाने का कुछ नहीं होता। ये केवल लेवल बढ़ाते हैं, ये बिजनेस का लेवल भी बढ़ाता है और कमा के भी देता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो एक बिजनेसमैन, चैप्टर का ऑब्जेक्ट समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है? एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैक्सिमम इनफ्लो और आउटफ्लो कहां हो? फाइनेंसिंग में ज्यादा ना हो। जब नया नया खोलते हैं तो इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है, फ्लो पकड़ने के बाद इन्वेस्ट फाइनेंसिंग खत्म, और उसके बाद चलता है केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंटिन्यू करूं? फाइन। एक अब अपने को बनाना पड़ेगा बच्चों फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे चाहिए आमने सामने के 2 पेजेस। एक बार एक नोटबुक दे दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। मेरे हाथ में एक नोटबुक है, देखिएगा। इस नोटबुक में इस पेज पे लिखा हुआ है, अब ये नेक्स्ट पेज ये बनता है इनका, बट अगर आपका नेक्स्ट पेज ये बनता है तो डोंट यूज इट, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाद में हमारे पास बहुत मैटर है लिखने के लिए।
गो फॉर द आमने सामने। मुझे आमने सामने के 2 पेजेस चाहिए। सर ऐसा क्यों? बच्चों मैं घर पे याद कुछ नहीं करने के लिए दूंगा, सब यहीं याद करवाऊंगा। और यहाँ याद करना है तो मेरे फंडों पे चलना पड़ेगा। मुझे फॉलो करो, याद करवाने की गारंटी मेरी है। सब यहीं पे रटा दूंगा, बस नए पेजेस ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद मी। बोर्ड क्लियर कर दूं? कोई कुछ लिख रहा हो? नो? ओके फाइन। एक सेकेंड। ये मैंने थोड़ा रफ के लिए एरिया छोड़ा, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये हमारी कॉपी है नोटबुक, और ये नोटबुक के बीच की स्पाइरल, ये मेरा सेकंड पेज। लिखना शुरू करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, डबल अंडरलाइन। थोड़ी सी स्पीड पकड़िएगा, मैंने स्टोरीज में ज्यादा टाइम लगा दिया। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है बस। सिंगल अंडरलाइन। मैंने यहां कहीं जगह बना के लिखा अबे एज पर AS3 revised, as per AS3 revised के अकॉर्डिंग। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचिए, 2 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन खींचिए, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, फिर 2 लाइन छोड़ के एक लाइन। मींस मैं बना रहा हूं हेडर, तर साइड में बिल्कुल छोटा सा अमाउंट का कॉलम। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और यहां पार्टी लिख रहे हैं हम, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और इंडियन रुपीज साइन। नेक्स्ट पेज, एक लाइन खींचिए, 2 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन खींचिए, साइड में छोटा सा अमाउंट का कॉलम। यहां मैंने लिखा पार्टिकुलर्स, और यहां मैंने लिखा अमाउंट और इंडियन रुपीज साइन, कुछ इस तरह। इंडियन रुपीज साइन मैंने यहां पे बनाया। डन। यहां पे लिखा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 5-6 लाइन का, 6-7 लाइन का गैप छोड़ के, 6-7 लाइन का गैप छोड़ के, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये क्या द्वारा? 3 भाई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैं सेकंड पेज पर पहले जाऊंगा। लिखना मना है, प्लीज डोंट राइट। यहां पर क्या आएंगे बच्चों?
फिक्स्ड एसेट्स बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ क्या आएंगी? फिक्स्ड लायबिलिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इन्वेस्ट बॉन्ड्स और लोन। डन। मैं मिटा रहा हूँ इस एरिया को। डन। यहाँ लिखा मैंने अच्छा सर इनको आगे पीछे कर सकते हैं क्या? जी नहीं, हमने ऊपर ही ऊपर लिखा है AS3 रिवाइज्ड, लॉ का रेफरेंस दे दिया, रूल्स बता दिए, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग पहले आएगा, इन्वेस्टिंग बाद में और फाइनेंसिंग उसके भी बाद में। इनके अंदर का माल आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई हेडिंग ऐसी रहेगी है ना। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पैसा आएगा या जाएगा? मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो? मनी मनी मनी। पैसा आएगा या जाएगा? लाउडली आएगा, इनफ्लो। अंदर की तरफ एक राइट का निशान लगाइएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, पैसा जाएगा, यहां पर एक राइट का साइन बट उसके ऊपर लगेगा ब्रैकेट। मैं नहीं लिख रहा एडलेस, नहीं लिख रहा ना मैं एडलेस, आपको भी नहीं लिख रहा। मैं उन सब चीजों को हटा देता हूं, गलतियां होती हैं है ना। मैंने एड और लेस कुछ नहीं लिखा, बस अमाउंट पे ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां फिक्स्ड असेट्स है और यहां पर इन्वेस्टमेंट है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर रही हो, सिक्योरिटीज शब्द यूज में लिया है मैंने, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड सब इसी में आ जाएंगे। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी पॉइंट सोचना है ना, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचना। कंपनी अपनी शेयर इश्यू कर रही है, पैसा आएगा, इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। लोन टेकन, लोन टेकन, पैसा आएगा, लोन टेकन, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ द मनी। लोन रीपेमेंट, बच्चों को रीपेमेंट ऑफ लोन भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन रीपेमेंट, पैसा जाएगा। यहां थी सिक्योरिटीज और साथ में आया लोन। एक बार याद करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी, लोन, लोन रीपेमेंट। हो जाएगा क्या याद? अच्छा, यहां पर परेशान करने वाली सबसे खतरनाक चीज, उसको मैं 1 मिनट में याद करा देता हूं, टेंशन नॉट, इधर आओ। इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है और पे भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ, रिसीव रिसीव रिसीव, तो वो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आएगा इंटरेस्ट। डिविडेंड आ रहा है तो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी आएगा पैसा। यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हमेशा कब होता है? जब हम इन्वेस्ट करें। पिकअप करने, हमने किसी को फाइनेंशियल एक्टिविटी में या तो लोन ले रखा हो, लोन ले रखा हो तो उस पर इंटरेस्ट जाएगा। किसी डिबेंचर हमने इशू कर रखा तो उस पर डिविडेंड जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? नहीं। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हमेशा ऊपर होता है, लिखिए प्लीज। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड शब्द को अंडरलाइन करें और स्टार्स लगाएं, रिसीव्ड शब्द को अंडरलाइन करें और स्टार्स लगाएं, सितारे चमक रहे हैं।
इनफ्लो 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 इनफ्लो, लाइन खींच के पैकअप, बाहर अमाउंट, इनफ्लो पैसा, पैसा आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पेड 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 पेड, पेड वर्ड को अंडरलाइन करके स्टार लगाएं, पैसा जाएगा, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, पैसा जाएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड पहले पेड बाद में, रिसीव्ड पहले पेड बाद में, याद कर लो, रिसीव्ड पहले हो जाएगा, याद मैं करा दूंगा, नोट आज तो केवल और केवल मैं डाउनलोड कर रहा हूं, कल इसको इंस्टॉल भी करेंगे आपके माइंड में। टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, ये एबीसी क्या है, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग का टोटल, ऐड करेंगे इसके अंदर, एक मिनट होल्ड 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 होल्ड, मान लीजिए इन सबका टोटल आया मेरा 23,000 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का, ऐड करेंगे उसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में तीन चीजें थी ना, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उनका ओपनिंग बैलेंस हम ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए उन सबका ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास ₹17,000, मान लीजिए उन सबका ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास ₹17,000, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करेगा वो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करेगा वो ₹40,000, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से करेगा ₹40,000। ये कैसे होता है सिखाएंगे, आज की घड़ियां कह रही हैं यहीं पे रुकिए। फिक्स असेट, सेल ऑफ assets, purchase of fixed assets, sale of investment, purchase of investment, सही है, issue of securities, redemption of securities, loan taken, loan repayment, interest और dividend received पहले, पेड बाद में, टोटल करेंगे, टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कल इसको इसी क्लास में याद कराया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रिसेप्शन से संपर्क करें, रिसेप्शन आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करवा देगा। बात करनी हो शाम को 7 बजे बाद 9983912345 कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए, और 9983712345 कॉलिंग के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए नहीं।